3 साल जो गया हुआ है वक्त जो था, अब उसमें देखो कि उसमें कोई किसी ने भी हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात ही नहीं किया। आपके अंदर वो कट्टरता क्यों है? हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो बड़े लोग थे, आज से 20 साल पहले एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट नहीं देते थे। मैं हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता था। अचानक से मेरी भी रुचि बढ़ा दी है कि भाई कुतुब मीनार में वाकई में क्या है। तो हर एक बिजनेस में तो एक बड़ा बिजनेस ही टाइप उठा करता है। फिर आप समाज सेवा में कैसे आ गए? राजनीति में आपका एक लोगों ने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया 8 बजे कल से शट डाउन, हिंदुस्तानी से शट डाउन। पब्लिक न्यूज़ 24 में स्टोरी, गांव की स्टोरी और कई सक्सेस ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में छोटे से जगह शुरू करके आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी पे आज हम सलीम सारंग साहब से मिले हैं। आज उनके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, समाज सेवक है और कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे को फाइट भी करते हैं और खासकर पैंडेमिक के टाइम पर देखे होंगे। तो अभी तक सबको पता है कि एससीपी माइनॉरिटी सेल के नेशनल एक राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती हुए एक नेता है, लेकिन साथ साथ में कहीं न कहीं बिजनेसमैन भी और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी। आज हम जानेंगे उनके लाइफ के बारे में, बचपन से उनका जन्म कहाँ हुआ, स्टार्ट कैसे किए, राजनीति में कैसे आए और फिर राजनीति में आने के बाद बिजनेस मैन भी बने। इसके साथ साथ में उन्होंने सोशल वर्क में इनका जो दिमाग चलता है इतना टाइम निकालते कैसे। जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पब्लिक न्यूज़ 24 में सक्सेस स्टोरी में है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप है कौन? पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है? मैं इंसान हूँ अच्छा। और मैं इंसानियत समझना चाहता हूँ, और ये पैंडेमिक में इस वक्त सबसे ज्यादा करीबी इंसानियत को इंसान समझे। 3 साल जो गया हुआ है वक्त जो था, अब उसमें देखो कि उसमें कोई किसी ने भी हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात ही नहीं किया। मस्जिदों में गैस सिलेंडर मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, गुरुद्वारा में लंगर बट रहे थे, कई मंदिरों ने मुसलमानों के लिए दरवाजा ओपन किया। तो कभी ये धर्म की बात ये 3 सालों में तो सुनाई नहीं दी, अभी अचानक ये धर्म की बात सुनाई दी। तो मैं कोई मजहबी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मैं एक इंसान बनना चाहता हूं और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं कि रोड पे अगर कोई एक इंसान गिर गया तो मैं उससे मजहब पूछ के उसको उठ मदद करने नहीं जाना चाहता हूँ। आपके अंदर वो कट्टरता क्यों नहीं, जो आज राजनीति में बहुत जरूरी है कि मैं कट्टर होऊंगा तो ही मैं एक मुस्लिम नेता बन सकता हूँ? देखिए, अगर अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स आप समझना चाहोगे, हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो बड़े लोग थे, आज से 20 साल पहले एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट नहीं देते थे। आज हमने वोट दे दिया, हमने सोचा कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो बचपन से मेरी जो रुचि थी ना, वो हिस्ट्री पे नहीं थी। मैं हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे अक्सर मेरे हिस्ट्री टीचर बोलते थे कि तुम हिस्ट्री पढ़ो, कुछ समझो। उसमें मैं हमेशा से फेलियर रहा हूं। तो मेरा मानना था कि हिस्ट्री जान के मैं क्या करूंगा, पिछले लोगों के बारे में जान के क्या करूंगा, मैं आगे की चीजें सोचना चाहता हूँ, लोगों के लिए वेलफेयर क्या करूं। तो हिस्ट्री में रुचि नहीं थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आज अचानक से मेरी भी रुचि बढ़ा दी है कि भाई कुतुब मीनार में वाकई में क्या है, कुछ मोमेंटम जो दूने बने उसके अंदर क्या है। तो आज हिस्ट्री की राजनीति ज्यादा चल रही है। बचपन की बात बताता हूँ, मेरी पैदाइश नवी मुंबई में ही हुई है, इस जगह पे ही हुई है। मैं राबाले करके एक एरिया है, यहाँ पे बहुत रिमोट हुआ करता था। मैं 76 में वहां मेरी पैदाइश हुई और उस वक्त तो हमको धर्म तो मालूम ही नहीं था। गणपति बप्पा की फेस्टिवल आती तो उग्रानी कलेक्शन करते थे, तो सबसे आगे सबका लीडर कौन? सलीम सारंग। मैं जाता था, आरती भी की है कई बार। अब मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बॉम्बे नंबर 8 में रहते, जहाँ की मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो 6-7 स्टैंडर्ड के बाद एक बार हम वहां गए। वहां जाने के बाद वो ताजिए निकले, मुसलमान में एक ताजिए निकलते, ताजिए निकले। तो मैं खिड़की विंडो से देखने के बाद मेरी ग्रैंड मदर से पूछा, अरे ये नानी, ये तो अपनी गणपति जा रही है। तो नानी बोली, अपनी गणपति नहीं, अपनी ताजिया है। गणपति
नॉन मुस्लिम की जाती है। तो उस 7वीं 8वीं तक तो हमको पता भी नहीं था कि गणपति और ताजिए में फर्क क्या है। मेरे घर में मेरे सारे हिंदू दोस्त आते थे, ईद में शीरकुरमा पीते थे, मैं हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था, दही हंडी करता था, सब कुछ करता था। नवी मुंबई की राजनीति में तो बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं था। फर्स्ट टाइम हमने हिंदू मुसलमान 92 की राइट्स में मैंने सुना, वो भी मुंबई में ही हुआ, नवी मुंबई में नहीं हुआ। तो दैट वाज अ पीसफुल, बिकॉज नवी मुंबई में कभी भी बीजेपी हावी नहीं हुई, उनकी पॉलिटिक्स हावी नहीं हुई। तो आपका ये राजनीति का सफर स्टार्ट कैसे हुआ? राजनीति से तो मैं बचपन से कनेक्टेड हूँ। कनेक्टेड क्या है, मेरे डैडी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। नवी मुंबई में ये MIDC इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो कि इनका लर्जनिंग वर्क जो है, मेरे डैडी एडवाइजर हुआ करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडस्ट्री सेटअप करने का काम। जब मुंबई काफी तरीके से पॉपुलेटेड हो गई, तो ओवर क्राउडेड हो गई, तो नवी मुंबई को बनाया गया। श्री शरद चंद्र पवार साहब हमारे जो आइडल है, उनके प्लान थी नवी मुंबई डेवलप करने का। तो नवी मुंबई एज ए रेसिडेंशियल डेवलप किया गया। उसके बाद लोगों की रोजगार की इशू, यहाँ से मुंबई जाना पॉसिबल नहीं था, ब्रिज भी नहीं थी, ये थाना से घूम के जाया करते थे हम। तो फिर MIDC किया, तो MIDC में हमने काफी लोगों को इंडस्ट्रीज लाने पे यहाँ मदद की। तो इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड हम शुरुआत से है। तो ये इंडस्ट्री सेटअप करना, बचपना, एक ये जंगल हुआ करता, राबले जैसा इलाका जंगल हुआ था। लिटरली आई वाज लाइक मोगली, मतलब जंगली बॉय था कि इस झाड़ पे चढ़ जाए, उस जानवर के साथ घूमे। नवी मुंबई काफी अच्छा डेवलप, अभी लगभग 15-20 साल के अंदर ज्यादा बढ़िया हो गया। इससे पहले यहाँ 20 साल पहले तो थोड़ी इतनी अच्छी ज्यादा नहीं थी। तो वहां से इंडस्ट्रीज के तरफ रुझाव आने लगा, और ये ब्लड में है। मेरे वालिद करते थे, उनका इंडस्ट्री से कनेक्टेड था, तो उनके थ्रू मैं भी इंडस्ट्रीज पे आ गया। काफी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो फिर नहीं, वही था कि जैसे हमने आपके बारे में बताया कि आप एक बिजनेस में फैमिली से थे जी। तो हर एक बिजनेस में मतलब एक बड़ा बिजनेस ही टाइप में था करता है। फिर आप समाज सेवा में कैसे आ गए? राजनीति में आपका एंट्री कैसे? देखो, इंसान तो समाज सेवा तो बचपन से आता है। अभी जिस मजहब को मैं बिलोंग करता हूँ, उस मजहब में भी रमजान में हमारे इनकम का 2% लोगों को मदद करना ही करना है। तो ये कुछ चीजें तो बचपन से ही करते हुए आ रहे। लोगों की मदद बचपन से ही होती है, हर रमजान में भी कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों को रास्ते चलते या हर मदद करते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि सोशल सर्विस कैसा कर रहे हो, ये कोविड में हाईलाइट हो गया। कोविड पीरियड में, क्योंकि काफी लोग आना नहीं चाहते थे बाहर, ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हो गया। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग लोगों ने बोल दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया 8 बजे कल से शट डाउन, हिंदुस्तानी से शट डाउन करने के बाद सब ब्लिंक हो गया, सब बंद हो गया। ठीक है, जिसके घर में राशन था, जो वेल टू डू है, वो कर सकता है। लेबर क्लास आदमी के खाने के वांदे हो गए, ट्रांसपोर्ट के हो गए। अब बिलीव नहीं करेंगे, अच्छी फैमिली हमने उस वक्त शुरुआत की थी कि जिसको भी राशन की जरूरत है, मुझे ट्विटर से या फेसबुक से मैसेज किया जाए। तो काफी कॉल आने शुरू हुए, हमने राशन लोगों के घर भिजवाया मंथली का। उसमें शॉकिंग बहुत है कि मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि दुबई रिटर्न थे, बड़े अच्छे इन्फ्लुएंस फैमिली से थे, बोले राशन दिए, जरा छुपा के लेके आना, मेरे बाजू वाले को पता नहीं चले मैंने आपसे राशन दिया। वेरी वेल टू डू फैमिली, ऐसी फैमिली को राशन दिया। अभी आप एक राष्ट्रीय स्तर पे एनसीपी ने माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी बनाया। कई बार आता है कि राजनीति में, यदि मैं एनसीपी की बात नहीं करूं, बीजेपी किसी पॉलिटी में, तो माइनॉरिटी को सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट का जो काम है, आज भी कई ऐसे, चाहे सेंट्रल के ग्रांट हो चाहे स्टेट के ग्रांट हो, एजुकेशन में या स्किल डेवलपमेंट में उतना पैसा कभी खर्च नहीं हो पाता माइनॉरिटी के लिए। तो आपके अब क्योंकि आप एक राष्ट्रीय स्तर पे आप जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज पे भी एक काम होना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, मैंने मैं अभी ऑब्जर्वर भी हूँ महाराष्ट्र एनसीपी पार्टी का, और मैंने काफी जिला के दौरे किए और काफी लोगों को बहुत करीब से समझा। इसमें अगर मैं सच्चाई दिल से बात करूं, मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं दिल से बात कर रहा हूं। इस चीज में अगर आप देखेंगे
तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी की गलतियां नहीं है, गलतियां कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की भी है। एग्जैक्टली वही चेंज करने के लिए, वही चेंज करना, क्योंकि आज मुस्लिम लीडरों में क्या हो जा रहा है कि एक आदमी बढ़िया काम कर रहा है, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रहा है, तो दूसरा उसका पत्ता काटने के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और नेगेटिविटी फैलाने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की इतनी भूख है लोगों में, भूख मीडिया में दिखने की, सोशल मीडिया में दिखने की। तो इस तरीके से अगर मैं कोई बड़े लीडर के साथ खड़े रह के मेरे फोटो डाल दूं तो मैं हिट हो जाता हूं। लेकिन जो स्कीम जो आई है वो स्कीम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और माइनॉरिटी में अक्सर आप देखा जाएगा, जो भी बजट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी बजट देती है पूरे के पूरे वापस रिटर्न जाते हैं। वही मेरा सवाल वही था कि आप इसमें बदलाव करें, क्योंकि इसमें देखा है कि माइनॉरिटी सेल में एक बड़ा अच्छा एक बदलाव भी है कि एक अच्छे पढ़े लिखे और आप जैसे नेता आ रहे हैं खुल के। पहले तो कुछ जो बिजनेसमैन है छोड़ ले जाते हैं बिजनेस में या राजनीति क्यों करना, लेकिन आप लोग जो राजनीति में आए तो कम से कम बदलाव अब लोगों के मन में आया कि है आप जैसे नेता आए तो कम से कम आपको कुछ तो बदलाव तो आएगा। अभी ये इंटरव्यू का ये पॉइंट हाईलाइट पॉइंट है आपका जी। आप ऐसे टाइम पे, अभी 2 दिन पहले मैं आपको लेटर बताता हूँ, मैंने जयंत पाटिल साहब को लेटर दिया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, उनको एक लेटर दिया है कि सारी पार्टियां माइनॉरिटी के लिए स्कीम तो देती है, सदियों से देती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। तो हम एक फोरम कमेटी बनाना चाहते हैं। फोरम कमेटी एक जिला लेवल पे बनेगी, जिला में पब्लिक के बीच में जाएगी, जिला अध्यक्ष हो उधर के लोग जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो लोग हमारे मुंबई के ऑफिस को कांटेक्ट करेंगे और हमने हर, जैसा अभी वॉक बोर्ड हो गया, एजुकेशन का हो गया, इनके जो कमीशन में जो रिटायर ऑफिसर लोग थे हम उनको हायर करने वाले हैं। उनको हायर करके उनको ये समस्या जो है मिनिस्टर गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में काम करने वाला कोई नहीं है। पब्लिक डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती, कभी कभार मंत्रालय तक जा नहीं पाती, एक्सेस का बहुत इश्यू हो जाता है। और क्या हो जाता है, इतना धक्का कौन खाएगा। मतलब एक आदमी समझो उस्मानाबाद से मंत्रालय आएगा, उसको अपना रुकेगा, कहाँ जाएगा, उसका रहने का नहीं है। तो उस्मानाबाद में एक ऑफिस होगी जो हमारी ऑफिस को कनेक्ट करेगी। हमारी ऑफिस जो है जाके मंत्रालय को कनेक्ट करके उस पब्लिक तक वो पैसा एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए। जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उसका एग्जामिनेशन है जो माइनॉरिटी के बच्चों तक पहुंचे, कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी आप करने वाले हैं। गवर्नमेंट, बात यही है ना, गवर्नमेंट जो सैंक्शन कर देती है, कहीं ना कहीं हमारे अभी जैसे लीडरशिप जो हर पार्टी के जो लीडर जब कुर्सी मिलने के बाद उनमें पता नहीं कि हमेशा अक्सर बहुत से लोगों में ऐसा आ जाता है कि यार अभी मुझे एफर्ट कुर्सी आने तक ही रहनी चाहिए, कुर्सी मिलने के बाद मुझे वो एफर्ट डालना नहीं है कि अभी कुर्सी मिलने के बाद खत्म करते। लेकिन एक अच्छा लीडर जो होता है, जो मैंने अभी आदरणीय शरद पवार साहब से, मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब से देखा, इन्होंने बड़ी बिजी शेड्यूल में, इनके पास अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी जाता है, छोटा लेवल का कार्यकर्ता है या कोई पार्टी का भी नहीं, पब्लिक जाती है तो वो उनकी बात सुनते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। मैंने सुप्रिया दाई की ये चीज देखा। लेकिन आपके आने से बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। हाँ, कुछ ऐसे कि भैया तो बिजनेस करते तो फिर राजनीति क्या करेंगे। आपका अचानक को भरना कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा है। देखो, ऑपोजिशन तो अगर नहीं रहेगा तो मुझे भी काम करने में मजा नहीं आएगी। ऑपोजिशन देखो, अगर सब फेवर में रहेंगे तो फिर लाइफ में कुछ करने का इंटरेस्ट नहीं जागता है। ऑपोजिशन ये जो मोटिवेट करता है। तो ये जो मेरे जो कॉम्पिटिटर है या कॉम्पिटिटर ऑपोजिशन, एक्चुअली सही बोला जाए तो मैं किसी को भी कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूं। ये मैं आपको आज स्टेटमेंट मेरा देता हूं। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है या कोई है तो मैं खुद हूं। कल मैंने अगर 10 लोगों का काम किया तो आज मैं 12 लोगों का काम करने पे बिलीव करता हूं। लेकिन ये लोग सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं, ये दे मोटिवेट अस। उन लोग कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। पॉलिटिक्स में एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। एक मैं कुछ दिन पहले हमारे स्टूडियो में आए थे, बाई प्रोफेशनल साइंटिस्ट है, रिटायर हुए जी, और कई रिसर्च में नाम लेने चाहता। उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी सेल या किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अब मुस्लिम में जो पढ़े लिखे लोग हैं
और उनको कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना। और जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक एक गेम चलता रहेगा। हम लोग को भी पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हुआ था। हम लोग चाहते हैं कि, लेकिन उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आने देते। ये एक आरोप है, मतलब सिर्फ एनसीपी में नहीं, हम वो पूरे राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे थे कि हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईपीएस बन चुके हैं या जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है, उनको भी राजनीति में आना बहुत तकलीफ होती है, खासकर जब हम एक पढ़े लिखे इंसान का जब बात करें तो आगे बढ़े। आपको लगता है कि जो आप बात करें इसकी, अभी जो बात स्टार्ट आपने किया, आप कहीं ना कहीं उनके लिए दरवाजा खुलना चाहिए कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए और एक नए मुहिम की तरफ आगे बढ़े? अभी देखिए, इसको वापस अब 92 में लेके जाते हैं। 1992 की पहले की पॉलिसी माइनॉरिटी की क्या थी कि उनके दिमाग में एक चीज थी कि आबादी बढ़े तो तुम मेजोरिटी के साथ लड़ सकते हो, कि तुमको हर घर में 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 92 से पहला। अब 92 के राइट्स ने एक चीज क्लियर कर दी कि तुम कुछ चीज सक्सेस करना चाहते हो, तुम्हारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, या कहीं तुम्हारे समाज में इनपुट होनी चाहिए। तो वो 92 के राइट्स के बाद, तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों में एजुकेशन में थोड़ा तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, पढ़ाई कर रहे बच्चे लोग, पढ़ भी रहे। कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों को क्या है कि हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो आफ्टर 10th देना उनका एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि मैं बिजनेसमैन हूं, अब मेरे को ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, मैं अपना बिजनेस खोलूंगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है, जो पेरेंट्स है, उनको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका नेक्स्ट टारगेट जी क्या रहेगा? खास करके मैं बात करूं नैनूर इलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी एनसीपी को लगता है कि यहाँ पर खासकर इस जगह पे एनसीपी बहुत ज्यादा कमजोर है। नहीं, मैं आपको रोकता हूँ इस चीज पे। यहाँ एनसीपी को नहीं लगता एनसीपी कमजोर है, ऑपोजिशन को लगता है एनसीपी कमजोर है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ जितनी वोट मिले, जितने भी कॉर्पोरेटर जीत के है, वो एनसीपी के नाम पे जीत के, इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसी की नहीं थी। अगर आप समझो तो यहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसी की नहीं है, वो आइडेंटिटी श्री शरद चंद्र पवार साहब की है। लेकिन एक लीडर होता है, लीडर जैसे पहले एनसीपी में साहब थे, इनका नाम होता था कि हाँ भाई वहां से काम कर रहे हैं, अभी बीजेपी चले गए। अभी ये जो गैप है, अभी 3-4 उभर रहे हैं, तो लगता है कि अभी थोड़ा सा संगठन स्तर पे काम, जैसे बाकी का भी हमने देखा कि एनसीपी का महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं, कई जगह संगठन में बहुत काम हुआ है, खासकर सुप्रिया बहुत ज्यादा मेहनत की थी। न्यू बॉम्बे में खासकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं गया है। अभी देखो कैसा हो जाता है ना कि एक घर के पिताजी होते हैं, बड़े बच्चे पे हमेशा भरोसा करते हैं, तो बड़ा बेटा जो करता है वो करने दिया जाए कि वो राइट डिसीजन लेगा, जो भी लेगा। तो नवी मुंबई की पॉलिटिक्स उस तरीके की थी। नाइक साहब को फेमस कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ने किया, शिवसेना में थे, उन्होंने वहां बहुत माइलेज उठाया, उनका काफी नाम हुआ, उनका अच्छा सपोर्ट था। कहीं उनका डिस्प्यूट हुआ तो वो राष्ट्रवादी में एनसीपी में आए। एनसीपी में भी उनको काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। इनफैक्ट एनसीपी में ऐसा था कि कुछ भी हो तो नाइक साहब ही करेंगे, ये ब्रिज क्रॉस करके कोई नहीं जाता था, तो लीडरशिप नाइक साहब ही दिखती थी। तो हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, आपके घर में आपके पिताजी का भी होगा कि मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बच्चा बड़ा होने लगता है ना, पिताजी रिटायर है तो बच्चा बढ़िया काम करता है, पिताजी से भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ लीडरशिप की कमी नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी साहब से पहला, आप कोई बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी आएंगे करके, मनमोहन सिंह जी बीजेपी के बाद कैंडिडेट नहीं थे, लोग अलग नाम लेते। आज नरेंद्र मोदी जी आने के बाद लोग बोलते दूसरा प्रधानमंत्री कौन, लेकिन जब किसी को चार्ज मिलती है ना तो वो अपना पोटेंशियल दिखाता है। तो अभी नवी मुंबई में मैं आपको बताता हूं कि वैसे भी राष्ट्रवादी की सत्ता आने वाली है, महाविकास आघाड़ी पक्का आने वाली है।